हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 13। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है और ये सिचुएशन कैसे अराइव होती है। और मार्केट इक्विलिब्रियम ही वो सिचुएशन होता है जहाँ पे किसी भी फर्म, प्रोड्यूसर या फिर सेलर की जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होती है, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होता है। तो ये क्यों होता है? वाई प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट मार्केट इक्विलिब्रियम, वाई कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज मैक्सिमम एट मार्केट इक्विलिब्रियम। साथ ही साथ हम देखेंगे कि क्या होगा अगर हम इक्विलिब्रियम के आगे पीछे की सिचुएशंस को देखें। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो मार्केट इक्विलिब्रियम है या प्राइस इक्विलिब्रियम, ये ऑटोमेटिकली सेटअप होता है, ठीक है। इसे हम मार्केट मैकेनिज्म कहते हैं। और जो ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन होता है वो मार्केट मैकेनिज्म के ही थ्रू होता है। तो अगर रिसोर्सेस का ऑप्टिमल एलोकेशन मार्केट मैकेनिज्म कर लेता है, फिर गवर्नमेंट्स अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के थ्रू मार्केट मैकेनिज्म को क्यों इंटरफेयर करती हैं। तो इन सारे एस्पेक्ट को आज हम डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ कि व्हाट इज़ मार्केट इक्विलिब्रियम। ऑल राइट। ओके, सो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है? मार्केट इक्विलिब्रियम को अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में कहूँ तो मार्केट इक्विलिब्रियम इज ए सिचुएशन, इट्स अ प्राइस सिचुएशन। ओके, इट इज अ प्राइस सिचुएशन वेयर क्वांटिटी डिमांडेड QD is equal to quantity supplied। ओके, QD is equal to QS, ठीक है। तो ये इसका सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। या फिर और ये हम किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी या सर्विस के लिए, ठीक है। फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी, ठीक है। अब अगर हम इस पर्टिकुलर कमोडिटी की टोटल डिमांड अगर देखें, टोटल QD देखेंगे तो वो एग्रीगेट डिमांड कहलाएगी। और उस क्वांटिटी की जो टोटल सप्लाई होगी वो डिमांड के बराबर होगा, बिकॉज जो भी सप्लाई कंज्यूम होगी वो एग्रीगेट डिमांड के बराबर ही होगी। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। सो वी कैन से दैट मार्केट इक्विलिब्रियम वो प्राइस सिचुएशन है जहाँ पे किसी भी कमोडिटी की जो भी कंज्यूमर डिमांड QD है वो उस कमोडिटी का जो सेलर या सप्लायर है उसके QS के बराबर होता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर उस कमोडिटी की ओवरऑल अगर हम मार्केट डिमांड देखें तो टोटल डिमांड, एग्रीगेट डिमांड उस कमोडिटी की उस पॉइंट पे एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। या कोई ये भी कह सकता है कि मार्केट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहाँ पे किसी भी फर्म की प्रॉफिट मैक्सिमम होती है। तो ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया मार्केट इक्विलिब्रियम को लेके। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम वो प्राइस सिचुएशन होती है जहाँ पे किसी भी फर्म की जो प्रॉफिट होती है, द प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज मैक्सिमम। ओके, प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज मैक्सिमम। और वी कैन से दैट ये वो प्राइस सिचुएशन होता है जहाँ पे कोई फर्म अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी सेल करता है, QS इज मैक्सिमम, ठीक है। इससे ज़्यादा वो क्वांटिटी सप्लाई इस पॉइंट, मतलब QS से ज़्यादा क्वांटिटी कोई भी फर्म सेल नहीं कर सकता। सो जो भी वो मैक्सिमम क्वांटिटी सेल करता है वो QS होता है और वो मैक्सिमम क्वांटिटी इस मार्केट इक्विलिब्रियम पे ही सेल होता है। चौथी पॉइंट की बात कर लेते हैं।
मार्केट इक्विलिब्रियम। अभी हम पॉइंट वाइज देख रहे हैं और इन सारे चीज़ों का हम ग्राफ से एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर चौथी पॉइंट की बात कर लें तो इस प्राइस सिचुएशन पे जो कंज्यूमर है, जो भी कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स का जो सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स या कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज़ मैक्सिमम। ठीक है, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन भी मैक्सिमम होता है, या फिर आप इसको ये कह सकते हैं कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे कंज्यूमर का जो कंजम्पशन होता है वो मैक्सिमम होता है। सो वी कैन से दैट द क्यूडी इज़ मैक्सिमम। ओके, जो भी कंज्यूमर का मैक्सिमम कंजम्पशन होगा वही उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल होगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम कंज्यूमर डिमांड लेवल भी होता है। ठीक है, अब इन सारी ही बातों को ग्राफ से समझते हैं और इनकी फर्दर एनालिसिस देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ। तो हमें थोड़ा एक बड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करना होगा बिकॉज हमें उसमें बहुत सारे पॉइंट्स कंसिडर करने होंगे। सो लेट्स हैव दिस मच ऑफ द ग्राफ। ओके, अब हमें इसमें दो कर्व लेने होंगे, एक डिमांड कर्व और एक सप्लाई कर्व। तो देखिए, जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक, और हमारा जो सप्लाई कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, और डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्यूडी। तो ये हमारा सप्लाई कर्व हो गया और ये हमारा डिमांड कर्व हो गया। और ये हम किसी भी कमोडिटी एक्स के लिए कंसिडर कर रहे हैं। तो देखिए, जो कमोडिटी एक्स की मार्केट में जो सप्लाई एस है और उसका जो भी डिमांड डी है, वो सप्लाई और डिमांड एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। सो दिस पॉइंट, ओके, सो दिस पॉइंट, ओके, लेट्स अंडू इट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये प्राइस पी है। इस प्राइस पी पे जो क्यूडी है वो क्यूएस के बराबर है। ठीक है, और इसी पॉइंट पी को ही, इसी प्राइस को ही हम इक्विलिब्रियम प्राइस या मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इस सिचुएशन के अलावा कोई भी सिचुएशन कंसिडर करेंगे तो देखिए उसका इम्पैक्ट क्या होगा। यानी इस प्राइस सिचुएशन के अलावा अगर हम कोई और प्राइस सिचुएशन लेते हैं तो सबसे पहले मान लीजिए, देखिए, जो भी फर्म या सेलर है वो इस पी प्राइस पे कितना क्वांटिटी सेल कर रहा है, क्यूएस क्वांटिटी। तो जो फर्म की जो रेवेन्यू होगी, इस केस में जो फर्म की रेवेन्यू होगी एट इक्विलिब्रियम सिचुएशन, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में जो फर्म की रेवेन्यू होगी वो प्राइस इनटू क्यूएस होगा। अगर फर्म को अपनी रेवेन्यू बढ़ानी है, इफ फर्म वांट टू इंक्रीज द रेवेन्यू देन दे हैव टू इंक्रीज द either the quantity supplied or they have to increase the price। ठीक है, मान लीजिए कि कोई फर्म अपनी प्राइस को बढ़ाकर अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहता है। तो लेट सपोज कि उस फर्म ने प्राइस को P से P1 कर दिया। ठीक है, सो दिस न्यू प्राइस इज P1। अब इस P1 प्राइस पे देखिए इम्पैक्ट क्या होगा। ओके, इस P1 प्राइस पे, ये P1 प्राइस जो है सप्लाई कर्व को यहाँ पे कट कर रहा है। तो जो क्वांटिटी सप्लाइड होगा वो ये पोजीशन होगी QS1, और डिमांड कर्व को वो यहाँ कट कर रहा है। तो जो इस प्राइस पे डिमांड होगी वो होगी QD1। अब आप देखिए, ओके वेट, लेट्स स्क्रॉल इट लिटिल बिट डाउन। ठीक है, अब आप देखिए, ये तो हमने इक्विलिब्रियम सिचुएशन देखा था। अब हम दूसरा सिचुएशन देखते हैं। एट प्राइस P1, एट प्राइस
P1। ऐड प्राइस P1 पे क्या हो रहा है, देखिए प्राइस P1 पे प्राइस बढ़ने से QS तो बढ़ गया, ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन क्वांटिटी डिमांडेड। तो अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से जब भी प्राइस ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली सप्लाई बढ़ेगी, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन जो प्राइस और क्यूडी का रिलेशन है वो इन्वर्स है, इसलिए क्वांटिटी डिमांड घट जाएगी। अब आप देखिए कि ये जो है कितना फ़र्क है QS और QD1 में, फ़र्क है इतना, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है। ये ओके, लेट मी टेक इट विद ब्लैक कलर। देखिए QD1 यहाँ पे है, QD1 से QS1 यहाँ पे है, तो ये जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं सरप्लस ऑफ सप्लाई, सरप्लस ऑफ सप्लाई या सरप्लस ऑफ दैट कमोडिटी। उस कमोडिटी की सरप्लस है, सरप्लस इज दिस मच, सो सरप्लस इज इक्वल टू QS1 माइनस QD1, ये सरप्लस होगी। और जब भी सप्लाई सरप्लस होता है तो आप जानते हैं कि सेलर उतना ही सेल कर सकता है जितना कि कंज्यूमर डिमांड है, यानी कि ऑल्दो सप्लाई इज QS1 बट सेलर कैन नॉट सेल मोर देन QD1, क्योंकि कंज्यूमर ही खरीदेंगे और कंज्यूमर मैक्सिमम कितना खरीदेगा, QD1, ठीक है। इसलिए सेलर के पास जो भी सरप्लस बचेगा उसे बेचने के लिए सेलर को प्राइस रिड्यूस करनी पड़ेगी, और जैसे जैसे सेलर P1 प्राइस से P की तरफ आएगा, आप देख रहे होंगे क्वांटिटी सप्लाइड घटेगी और QD बढ़ेगा, और इक्विलिब्रियम प्राइस P वो सिचुएशन है जहाँ पे वापस से QS और QD बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए, और अगर P1 प्राइस पे कोई भी सेलर सिर्फ QD1 ही सेल कर सकता है, बिकॉज कंज्यूमर का उतना ही डिमांड है, तो उसकी जो रेवेन्यू होगी वो क्या हो जाएगी, प्राइस इंटू QD1, और ये रेवेन्यू इक्विलिब्रियम प्राइस के रेवेन्यू से कम होगा, बिकॉज क्वांटिटी जो सोल्ड है वो घट के QD1 हो गया, ओके। तो इस P1 प्राइस पे ना तो प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, और कंज्यूमर का देखिए, कंज्यूमर का भी कंजम्पशन QD1 विच इज़ लेस देन द QD, ठीक है। QD1 इक्विलिब्रियम प्राइस QD से कम है, यानी अगर कंज्यूमर का भी कंजम्पशन लेस है तो ये उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता, यानी कि कंज्यूमर के लिए जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है वो क्या हो जाएगा, QD। और अगर सेलर को मैक्सिमम क्वांटिटी सेल करना है तो ही हैज़ टू कम टू द प्राइस P, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस है जहाँ पे QD QS बराबर है, QD इज़ द मैक्सिमम कंजम्पशन एंड QS इज़ द मैक्सिमम क्वांटिटी सोल्ड, इसीलिए फर्म के पर्सपेक्टिव से ये मैक्सिमम प्रॉफिट सिचुएशन है, कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल है। अब देखिए, प्रोड्यूसर्स तो चाहता है कि वो हायर प्राइस पे सेल करे, ठीक है, लेकिन कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर हमेशा चाहता है कि उसे चीज़ें लो प्राइस पे मिले, ओके। सो लेट सपोज कि अगर प्राइसेस कंज्यूमर लो डिमांड करते हैं, अगर मान लीजिए कंज्यूमर चाहते हैं कि प्राइस लो हो जाए, सो लेट सपोज अ लो प्राइस हियर। अब ये प्राइस देखते हैं, ठीक है, दिस इज प्राइस P2 प्राइस पे देखिए सप्लाई कितना है, दिस इज द सप्लाई दैट इज QS2, और इस पे डिमांड कितना है, दिस इज द QD2, ठीक है। और ये जो डिफरेंस है ना, ठीक है, तो अगर मैं प्राइस P2 की बात करूं, एट प्राइस P2 व्हाट इज द सिचुएशन, एट प्राइस P2 दिस QD2 इज ग्रेटर देन QS2, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, या बोल सकते हैं कि शॉर्टेज ऑफ दैट कमोडिटी, शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी या सप्लाई, यानी एट लोअर प्राइस यू विल हैव अ शॉर्टेज एंड दिस शॉर्टेज इज इक्वल टू QD2 माइनस QS2, ठीक है।
यानी कि लोअर प्राइस पे कंज्यूमर QD2 जो कि QD से ज़्यादा है, लेकिन ये डिमांड फुलफिल ही नहीं हो सकती बिकॉज जो फर्म है वो सिर्फ QS2 सेल करेगा। यानी जो एक्चुअली में P2 प्राइस पे डिमांड फुलफिल हो सकती है वो सिर्फ QS2 के बराबर होगा। यानी अगर हम P2 प्राइस को देखें तो कंज्यूमर का कितना कंजम्पशन होगा, QS2, ये स्टिल QD से कम है। और अगर सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो QS2 QS से तो कम है ही। यानी कि जब भी शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी होगी तो भी कंज्यूमर के लिए ना तो ये बेनिफिशियल है ना ही सेलर के लिए। और अगर शॉर्टेज है तो प्राइसेस अपने आप बढ़ेंगे बिकॉज शॉर्टेज ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है कि देयर इज एक्सेस ऑफ डिमांड। व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ डिमांड देयर विल बी इंक्रीज इन प्राइस। तो प्राइसेस बढ़ते बढ़ते वापस इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे। यानी कि इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहाँ पे QS और QD मैक्सिमम है। उस प्राइस के ऊपर सरप्लस ऑफ कमोडिटी, हाँ उस इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर, ओके, इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर हमेशा सरप्लस ऑफ कमोडिटी होगा। ऑल राइट। और ओके, वेट अ सेकेंड, आई एम गेटिंग अ कॉल। हेलो गाइस, तो वो एक्चुअली फ्लिपकार्ट से डिलीवरी आया था तो उसकी वजह से मुझे पॉज करना पड़ा वीडियो। तो हम देख रहे थे, ओके, तो हम कहाँ थे, लेट मी फर्स्ट। ऑल राइट, तो हमने देखा था डिमांड एंड सप्लाई। हमने देखा था कि अगर सरप्लस ऑफ कमोडिटी है, सरप्लस सप्लाई है, और सरप्लस सप्लाई तब होता है जब कोई भी सेलर ज़्यादा प्राइस पे बेचना चाहता है। तो वो सरप्लस सप्लाई की वजह से प्राइसेस कम होते हैं। और अगर शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी है तो भी शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी का मतलब है कि एक्सेस ऑफ डिमांड, ओके, तो जाहिर सी बात है प्राइस बढ़ेगा और इक्विलिब्रियम पे सेटल होगा। और सरप्लस ऑफ कमोडिटी है मतलब डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड है, ठीक है। तो चाहे डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड हो या सरप्लस ऑफ कमोडिटी हो, ठीक है, सर, डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड इज सिमिलर टू सरप्लस ऑफ कमोडिटी, एक्सेस ऑफ डिमांड इज सिमिलर टू शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी, ठीक है। तो इन दोनों ही केसेस में आप देख सकते हैं कि ना तो प्रोड्यूसर मैक्सिमम क्वांटिटी सेल कर पा रहा है ना ही कंज्यूमर मैक्सिमम क्वांटिटी कंज्यूम कर पा रहा है। इसीलिए इन दोनों के लिए सबसे बेनिफिशियल सिचुएशन है वो इक्विलिब्रियम, जहाँ पर कंज्यूमर के लिए मैक्सिमम कंजम्पशन है, सो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है, प्रोड्यूसर के लिए मैक्सिमम क्वांटिटी सोल्ड है तो मैक्सिमम रेवेन्यू है। ऑल राइट, सो यही मैं समझाना चाह रहा था आपको मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर। तो देखिए, ऑल राइट, लेट्स गो अप। तो इक्विलिब्रियम में जो भी हमने बातें की थी सब समझ में आ गया कि एक प्राइस सिचुएशन होता है, ओके, जहाँ QD QS बराबर होते हैं किसी कमोडिटी के लिए। और अगर हम उस कमोडिटी की ओवरऑल मार्केट डिमांड सप्लाई देखें तो उसका ADAS बराबर होगा। फर्म के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट सिचुएशन होती है बिकॉज ये वो प्राइस सिचुएशन होता है जहाँ पे कोई भी फर्म मैक्सिमम क्वांटिटी सेल करती है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि ये वो प्राइस सिचुएशन है जहाँ पे कोई भी फर्म अपना इंटायर स्टॉक सेल कर सकता है, ठीक है, अगर उतनी डिमांड है तो, ठीक है। और कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होता है बिकॉज QD इज मैक्सिमम। तो ये सारी बातें तो हो गई, ठीक है। अब देखिए मार्केट मैकेनिज्म। अच्छा, अब आप एक बात समझिए कि ये जो कुछ भी हो रहा था, ये जो मार्केट इक्विलिब्रियम बन रहा था ना, ये मार्केट इक्विलिब्रियम सिचुएशन जो बन रही थी ना, मार्केट, ओके, मार्केट इक्विलिब्रियम, ये सिचुएशन जो है ना ये ऑटोमेटिकली सेटअप होती है, ऑटोमेटिकली, ठीक है। यानी कि मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इस सिचुएशन को बनने के लिए कोई बायर और सेलर आपस में नेगोशिएट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? देखिए, किसी भी मार्केट में या इकोनॉमी में बायर और सेलर तभी आपस में नेगोशिएट करके प्राइस तय कर सकते हैं जब उनकी संख्या लिमिटेड हो। और अगर मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स हैं
तो फिर नेगोशिएशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो भी प्राइस सेटलमेंट है ये अपने आप बाजार कर लेता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ये मार्केट इक्विलिब्रियम का जो या मार्केट इक्विलिब्रियम सेटअप इटसेल्फ ऑटोमेटिकली, इसीलिए मार्केट इक्विलिब्रियम को मार्केट मैकेनिज्म भी कहते हैं। मार्केट मैकेनिज्म मतलब ये बाजार का अपना व्यवहार है, ये बाजार का अपना स्वरूप है कि अगर कोई कमोडिटी है, उसके बायर और सेलर हैं, तो उनका जो भी इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन इस इक्विलिब्रियम को बना ही देगा। ठीक है, ये बाजार अपने आप ही तय करता है, ये बाजार का अपना व्यवहार या रूप है। ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन तभी पॉसिबल है जब ओलिगोपोली सिचुएशन हो, यानी कुछ ही फर्म हो, या फिर कंज्यूमर्स लिमिटेड हो। ठीक है, अदरवाइज। और ये देखिए ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, अच्छा एक और एनालिसिस समझते हैं यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। ओके, लेट्स गो अप। ठीक है, ये जो भी सिचुएशन मैंने आपको बताई ना, कोई भी कमोडिटी, ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर मैं टूथपेस्ट की बात करता हूँ, ठीक है, या कोई भी आप कमोडिटी ले लें, ब्रेड, टूथपेस्ट या कुछ भी, अगर वो सिमिलर नेचर के हैं, ठीक है, अगर उनके क्वांटिटी, वेट सब कुछ सिमिलर है, तो कोई भी इस प्राइस पी के ऊपर नहीं बेच सकता। अगर वो बेचना चाहेगा तो लोग वहाँ से नहीं खरीदेंगे जहाँ पे पी प्राइस पे, वहाँ से खरीदेंगे। यानी अगर कोई भी फर्म अपनी कोई भी कमोडिटी, अपने सिमिलर कमोडिटी कैटेगरीज, उसके मतलब उसके जो सिमिलर कमोडिटीज़ हैं, अगर उनसे हायर प्राइस पे बेचना चाह रहा है तो उसे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यानी जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, जहाँ पे हम होमोजीनियस प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो होमोजीनियस प्रोडक्ट ऑफ ए कोई भी होमोजीनियस प्रोडक्ट या कमोडिटी पी प्राइस पे ही जाती है। लेकिन अगर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो फिर यहाँ पर डिफरेंशिएशन की बात आती है। यानी जो भी कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग कैंपेन्स के थ्रू, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू ब्रांड बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जब भी कोई फर्म अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड वैल्यू देता है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग कैंपेन्स के थ्रू। और ब्रांड वैल्यू का मतलब क्या होता है कि वो जो प्रोडक्ट है ना, वो कंज्यूमर के माइंड में उसके सिमिलर प्रोडक्ट से ज़्यादा वैल्यूएबल है। यानी मान लीजिए कोई शैम्पू है, ठीक है, अगर उसके सेम इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन अगर कोई कंपनी उसके लेवल, मार्केटिंग और उसका एडवर्टीजमेंट इतना करती है कि कंज्यूमर के दिमाग में बैठ जाए कि यार ये जो शैम्पू है ना, ये अपने कैटेगरी के बाकी सारे शैम्पू से बहुत बेहतर है, यही होता है ब्रांड वैल्यू बनाना। यानी कोई कमोडिटी हो सकता है कि बिल्कुल सिमिलर हो अपने कैटेगरी के बाकी प्रोडक्ट जैसा, लेकिन कंज्यूमर के माइंड में वो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, इसीलिए कंज्यूमर उसके लिए ज़्यादा पे करने को तैयार होता है। तो इसीलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी सभी चाहते हैं कि इस प्राइस पी के ऊपर बेचें, और जिसका ब्रांड वैल्यू जितना बड़ा होगा वो इस इक्विलिब्रियम प्राइस को उतना, इसके ऊपर उतना बेच सकता है। ऑल राइट, सो अगर किसी को इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर जाना है अपने सिमिलर कैटेगरी में, तो देयर इज ओनली वन वे टू गो, दैट इज द ब्रांड वैल्यू और द डिफरेंशिएशन। अदरवाइज अगर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, तो यही सिचुएशन होगी। ठीक है, तो मैंने बोला ये ऑटोमेटिकली सेटअप होता है। ओके, तो अब बात करते हैं कि ऑल राइट, तो इसको चूंकि ये ऑटोमेटिकली सेटअप होता है बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, तो उनके बीच कोई नेगोशिएशन पॉसिबल नहीं है, ये बाजार अपने आप तय करता है, इसीलिए हम इसको मार्केट मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको प्राइस मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। ठीक है, प्राइस मैकेनिज्म का मतलब है किसी भी कमोडिटी की दाम तय होने की अपने आप ही व्यवस्था है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि मार्केट में कुछ इनविजिबल हैंड्स या इनविजिबल फोर्सेस काम करती हैं जो समहाउ किसी भी कमोडिटी के प्राइस को इक्विलिब्रियम पे लाके सेटल कर देती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर मार्केट इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है,
तो मार्केट इक्विलिब्रियम, अगर मान लीजिए मार्केट इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, अगर मार्केट इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है या चेंज हो रहा है तो वो इन केसेस में हो सकता है। पहला, या तो उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाए या फिर उस कमोडिटी की डिमांड घट जाए। दूसरा केस, उस कमोडिटी की या तो सप्लाई बढ़ जाए या सप्लाई घट जाए, तब जाकर इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है तो डिमांड जब भी बढ़ेगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने का मतलब है कि क्यूडी बढ़ गया। तो जब भी डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी। यानी कि जब भी डिमांड बढ़ता है तो क्यूडी और क्यूएस ये दोनों बढ़ जाते हैं। अगर डिमांड घटेगा तो प्राइस घटेगा, तो क्वांटिटी सप्लाइड घटेगी, और क्वांटिटी सप्लाइड घटेगी तो उतना ही क्यूडी होगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए सप्लाई बढ़ जाएगी, यानी अगर सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट होती है, ठीक है, अगर सप्लाई बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगा। ओके, जब भी सप्लाई बढ़ती है, ओके इसको रेड कलर से करते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंशिएशन रहे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। देखिए, जब भी किसी कमोडिटी की सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई बढ़ने की वजह से उसका प्राइस कम हो जाता है, और अगर प्राइस कम हो जाएगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांड ये बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर क्यूडी बढ़ गया तो जितना बढ़ा हुआ क्यूडी होगा उतना ही क्यूएस होगा, ठीक है। तो जब भी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और जितना भी क्यूडी होगा, ठीक है, लगभग उसी को तो सप्लाई फुलफिल कर सकती है। और अगर मान लीजिए सप्लाई घट जाती है, अगर सप्लाई घटेगी तो प्राइस बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस हो जाएगी, और जितना ही क्वांटिटी डिमांड होगा प्रोड्यूसर उतना ही बेच सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका प्राइस इक्विलिब्रियम है, ठीक है, या मार्केट इक्विलिब्रियम है, ये सिर्फ तभी चेंज होगा जब आपका डिमांड ही बढ़ जाए, या फिर डिमांड घट जाए, या सप्लाई बढ़ जाए, सप्लाई घट जाए। तो मैंने बता दिया, अगर डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी। तो जो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी और चूँकि डिमांड भी बढ़ा है तो क्यूडी क्यूएस दोनों बढ़ जाएंगे। अगर डिमांड गिरेगा, ठीक है, डिमांड अगर गिरेगा तो आपकी डिमांड कम होगा तो प्राइस कम होगा। प्राइस, ये वाला सिचुएशन मैंने बताया कि नहीं? ओके, लेट्स आल्सो सी दिस थिंग। देखिए, अगर किसी चीज़ की डिमांड गिरती है, ठीक है, अगर डिमांड गिरेगी तो उस चीज़ की प्राइस गिरेगी। जब भी उस चीज़ की प्राइस गिरेगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। डिमांड गिरने से प्राइस कम होती है, और प्राइस कम होने से उस कमोडिटी की क्यूडी इंक्रीज हो जाएगा, और उसका क्वांटिटी सप्लाइड भी उतना ही रहेगा। देखिए, अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है कि डिमांड गिर रही है तो क्यूडी बढ़ क्यों रहा है। देखिए, ये जो डिमांड गिरेगी ना, ये एक नया डिमांड कर्व होगा, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि अगर डिमांड गिरती है, ठीक है, तो प्राइस गिरेगी। जब भी प्राइस गिरेगी तो जो क्वांटिटी सप्लाइड है ये क्यूडी बढ़ेगा, लेकिन जो क्वांटिटी सप्लाइड है ये प्राइस गिरने से क्या हो जाएगा, ये भी गिर जाएगा। तो जो भी मैक्सिमम क्वांटिटी कोई भी प्रोड्यूसर सप्लाई करना चाहेगा वही क्वांटिटी सप्लाइड क्यूडी के बराबर होगा। बिकॉज देखिए, ये केस मैंने आपको बताया था, ये केस मैंने बताया था आपको प्राइस गिराकर P2 वाला सिचुएशन, जहाँ पर कि क्यूडी ज़्यादा था क्यूएस से, लेकिन फाइनली जो क्यूडी आएगा वो उतना ही होगा जितना कोई सेलर सप्लाई करना चाहेगा। तो मैक्सिमम जो डिमांड फुलफिल होगा वो क्यूएस के बराबर होगा, क्योंकि जब भी प्राइस गिरेगी क्यूडी तो ऑब्वियसली बढ़ेगी लेकिन क्यूएस भी गिर जाएगा।
तो जो क्यूडी फुलफिल होगी वो हमेशा क्यूएस के बराबर होगा। और जब भी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, और अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी। तो चूंकि दोनों बढ़ रहा है तो क्यूडी क्यूएस दोनों। और अगर सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस गिरेगी, अगर प्राइस गिरेगी तो क्यूडी बढ़ेगा, लेकिन प्राइस गिरने से क्यूएस गिरेगा। ठीक है, तो इनमें से जो भी मतलब अगर जितना भी क्वांटिटी सप्लाई मैक्सिमम क्यूडी को मैच करेगा ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर सप्लाई गिरती है तो प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ने से क्यूडी गिरेगा, लेकिन जो क्यूएस है ये बढ़ेगा। तो जितना भी मैक्सिमम क्यूडी क्यूएस को मैच कर पाएगा वो क्यूडी क्यूएस हो जाएगा। ठीक है, ये सारी एनालिसिस आप ग्राफ बना के ट्राई करेंगे तो सब आपको विजुलाइज हो जाएगा। हालांकि जो मैंने यहाँ समझाया एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। यानी ये जो मार्केट मैकेनिज्म का ओके राइट लेट्स गो अप, ये जो मार्केट मैकेनिज्म का कर्व है ना, इस पे आप सब कुछ ट्राई कर लें। अगर आपको डिमांड बढ़ानी है तो आप एक यहाँ पे डिमांड कर्व ड्रॉ कर लें, डिमांड घटानी है तो इस डी के नीचे, सप्लाई बढ़ानी है तो इस सप्लाई के राइट में एक कर्व बना लें, सॉरी। ठीक है, और सप्लाई घटानी है तो सप्लाई के लेफ्ट में कर्व बना लें और फिर उनका बिहेवियर नोट कर लें। देखिए मैं आपको समझाता हूँ फिर से। जब भी प्राइस गिरेगी तो देखिए गिरे हुए प्राइस पे QD2 QS2 से ज़्यादा है। ठीक है, QD2 जो है वो QS2 से ज़्यादा है, लेकिन डिमांड तो उतना ही फुलफिल होगा ना जितना सप्लाई है, तो फाइनली डिमांड फुलफिल होगा QS2 के बराबर। उसी तरह से जब भी प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड QD1 गिर जाएगा। सो अगर ये से QD1 इज लेस देन QS1 तो कितना फाइनली डिमांड फुलफिल होगा वो QS1 के बराबर ही, तो फिर सॉरी QD कितना सप्लाई फुलफिल होगा तो वो QD1 के बराबर ही होगा। यानी P1 प्राइस पे कोई भी सेलर सिर्फ इस डिमांड के बराबर बेच सकता है, और P2 प्राइस पे कोई भी मतलब जितने भी कंज्यूमर हैं उनका सिर्फ QS2 के बराबर फुलफिलमेंट हो सकती है। उसी तरह से अगर इनकी एनालिसिस करें, ये जो सारे टर्म्स थे कि डिमांड बढ़ने घटने से, तो इन सब की एनालिसिस वैसे ही होगा कि जब भी प्राइस बढ़ेगी, बढ़े हुए प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी लेकिन क्वांटिटी डिमांड गिरेगा, तो फाइनली क्वांटिटी डिमांड के बराबर ही क्वांटिटी सप्लाई हो सकती है। और जब भी प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा लेकिन क्वांटिटी सप्लाई गिर जाएगी, तो फाइनली जो प्रैक्टिकली क्वांटिटी डिमांड होगा वो क्वांटिटी सप्लाई के बराबर ही होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मार्केट इक्विलिब्रियम। और एक और चीज़ इसमें ख़त्म कर लेते हैं। मैंने आपको समझाया था कि रिसोर्स एलोकेशन, ओके लेट्स इसको भी ख़त्म कर ही देते हैं। तो देखिए जो भी रिसोर्स एलोकेशन, देखिए मार्केट मैकेनिज़्म, ये जो भी कमोडिटी के डिमांड एंड सप्लाई है, मार्केट मैकेनिज़्म अगर मार्केट मैकेनिज़्म से रिसोर्स एलोकेशन होता है, अगर मार्केट मैकेनिज्म से रिसोर्स एलोकेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि जो भी लोगों की डिमांड है, ठीक है, जो भी लोग डिमांड कर रहे हैं, जो भी कमोडिटीज़ या लोग डिमांड कर रहे हैं, उस डिमांड को फुलफ़िल किया जा रहा है। ठीक है, तो मार्केट मैकेनिज़्म लोगों के डिमांड पे बेस्ड होता है। ठीक है, लोगों के डिमांड के हिसाब से ही कमोडिटीज़ बनती हैं, और लोगों के डिमांड और सप्लाई जहां मैच, लोगों के डिमांड और जहां फर्म की सप्लाई मैच करती है वो प्राइस इक्विलिब्रियम। और अगर लोगों के डिमांड या लोगों के नीड के हिसाब, और लोग अपना डिमांड अपने नीड के हिसाब से क्रिएट करते हैं। ठीक है, लोगों के नीड, लोगों की जो नीड होती है वो उनके डिमांड को क्रिएट करती है। तो मार्केट मैकेनिज्म लोगों के नीड के हिसाब से है, उनके क्यूडी में रिफ्लेक्ट होता है जो भी कमोडिटी या सर्विस वो नीड करते हैं। और अगर लोगों के नीड या उनके एस्पिरेशंस के हिसाब से चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है तो इसको बोलते हैं ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन इन द इकोनॉमी। तो इस प्रोसेस को इकोनॉमी में ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन कहते हैं। तो मैंने फिर वही बोल रहा हूँ कि अगर रिसोर्सेज का ऑप्टिमल
एलोकेशन हो रहा है, फिर गवर्नमेंट इंटरफेयर क्यों करती है? तो देखिए, गवर्नमेंट मार्केट मैकेनिज्म में इंटरफेयर इसलिए करती है बिकॉज मार्केट मैकेनिज्म से रिसोर्स एलोकेशन तो ऑप्टिमल होता है, पर मार्केट मैकेनिज्म से हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं पा सकते और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी ऑब्जेक्टिव फेल हो जाते हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों नहीं मिलेगा? वाई वी कैन नॉट हैव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। SEG का मतलब सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों नहीं होता? बिकॉज देखिए, लोग जो भी नीड करेंगे, फर्म्स प्रोडक्शन प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, और अगर फर्म्स ने रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दिया, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि लोग डिमांड कर रहे हैं, तो फर्म्स इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन या फिर रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन का ध्यान नहीं रखेंगे। दे विल फोकस ऑन देयर प्रॉफिट एंड डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। उससे होगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन या पोल्यूशन इतना बढ़ जाएगा कि रिसोर्सेज ही नहीं बचेंगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए, या फिर अगर पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट है तो वो लोगों के वेलबींग या उनके लाइफ पे इतना एडवर्स इम्पैक्ट डालेगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप ही डिक्लाइन हो जाएगी। यानी बिना इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के या बिना इन्वायरमेंट को ध्यान दिए और बिना रिसोर्सेज के जुडिशियस यूज के हम एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव नहीं कर सकते। और दूसरी बात है कि मार्केट मैकेनिज्म ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन करती है पर एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर नहीं कर सकती, और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इंश्योर नहीं कर पाती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। वाई? देखिए, जो भी मार्केट मैकेनिज्म से इक्विलिब्रियम प्राइस तय हुआ किसी भी कमोडिटी के लिए, ये प्राइस स्टिल ऐसा होगा जो किसी भी इकॉनमी या सोसाइटी में बहुत सारे लोगों के अफोर्डेबिलिटी के ऊपर होगा। तो वो जो कमोडिटी है, जैसे अगर वो इसेंशियल कमोडिटी है और जो लोग इक्विलिब्रियम प्राइस पे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको भी वो चीज़ मिलनी चाहिए फॉर देयर ओन सर्वाइवल, फॉर देयर ओन वेलबींग। तो वहाँ गवर्नमेंट इंटरवीन करके, ठीक है, सब्सिडी देकर उस चीज़ को, प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है, उसकी MRP कम कर देती है, या फिर गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर्स के थ्रू लोगों तक चीज़ें पहुंचाती है। और गवर्नमेंट जब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर्स इस्तेमाल करती है तो करती क्या है? बेसिकली इकॉनमी में जो भी लिमिटेड रिसोर्सेस है उनको सक आउट करके डाइवर्ट कर देती है उन लोगों को जो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो गवर्नमेंट अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज से, और अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज़ हार्मफुल है जिसका डिमांड ज़्यादा है, लाइक सिगरेट, टोबैको, अल्कोहल, तो गवर्नमेंट जानती है कि ये चीज़ों का डिमांड है पर ये वेलबींग के लिए ठीक नहीं है, तो उन पर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा के इनकी प्राइसेस को बढ़ा देती है ताकि उसका डिमांड गिर जाए। यानी कि आपने देखा इक्विलिब्रियम प्राइस पे भी बहुत सारी एसेंशियल कमोडिटी बहुत सारे सेक्शन ऑफ पीपल के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है, इसलिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर्स अपनाती है जो अगेन रिसोर्स एलोकेशंस को डिस्टॉर्ट करता है, ठीक है। और कई बार गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा देती है उन चीज़ों पे जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस करते हैं या हार्मफुल हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट लाइसेंसेस से कंट्रोल करती है प्रोडक्शन को, जस्ट बिकॉज कि गवर्नमेंट को और इन्वायरमेंटल नॉर्म्स और लॉज भी फॉलो कराती है फर्म से, जिसके वजह से कई बार फर्म्स के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। लेकिन ये सब सरकार इसलिए करती है जस्ट टू कंजर्व द इन्वायरमेंट इन ऑर्डर टू हैव अ सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन द फ्यूचर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। अगले लेक्चर में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटेल में देखेंगे और उसके बाद फिर हम या तो नेशनल इनकम, ओके, जीडीपी, जीएनपी के कैलकुलेशंस को देखेंगे या फिर हम वापस से पॉवर्टी पे जाएंगे। सो लेट मी फर्स्ट कंप्लीट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन वी विल सी कि हमें जीडीपी, जीएनपी मैक्रो पे जाना है या फिर पॉवर्टी एस्टिमेशंस पे जाना है। दोनों ही मैक्रो के कॉन्सेप्ट हैं। सो फॉर टुडेज लेट्स एंड इट हियर। थैंक यू सो मच।